तो आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली फर्स्ट डी। तो आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा HCF 2520 और 6600 का 40 दे रखा है और LCM जो दिया है 2520 और 6600 का ये है। ये क्या है? LCM। तो पहली संख्या तो ये हो गई और दूसरी ये हो गई, इन दोनों का HCF की तो निकाला है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमने मतलब एक है, उसका फॉर्मूले का नाम जो है ये है पहली संख्या मल्टीप्लाई बाई दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। ठीक है, ये जो फॉर्मूला होता है हमें इससे ये सवाल का आंसर निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है। तो देखो एलसीएम हमारे पास है नहीं, मतलब एलसीएम ये रहा, तो एलसीएम अगर हम ये रखेंगे तो 2 5 2 मल्टीप्लाई बाई के, ठीक है, और एचसीएफ कितना है 40 बराबर दूसरी संख्या और पहली संख्या कौन सी है? पहली और दूसरी ये रही, तो 2520 मल्टीप्लाई बाई 6600। ठीक है, अब ये दोनों गुणा में हैं तो मतलब कि कहाँ आएंगे? भाग में आएंगे। तो यहाँ में के की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो कोष्टक हटा भी दूँ तो ये ऐसे हो जाएगा। तो के बराबर 2520 मल्टीप्लाई बाई 6600 बटे 40 गुणा 252। ठीक है, इससे ये पूरा कट गया 10 बारी। ठीक है, और इससे ये कट गया, और 4 से मैं अगर इसको डिवाइड करूं तो मैं 4 से करूंगा तो 4 से काटूंगा तो 4 एकम 4 बचा 2, है ना, और 4 छिंगे 24 बचा 2, और 4 पंजे 20 बचा 0। ठीक है, कितना आया? 1665। तो के की वैल्यू जो आएगी कितना आएगा? 1665 आएगा। कितना आएगा? 1665। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन है हमारा ए ऑप्शन है 1665, बी ऑप्शन है 1600, ठीक है, और सी ऑप्शन दे रखा है हमारा 165, और डी ऑप्शन जो दिया है हमारा वो कितना दिया है? 6525। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर था वो कितना होगा? 1665। तो हमारा 1665 सही आंसर है। ठीक है, आया होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? तो ये MCQ क्वेश्चंस हैं, तो इनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जब हम सॉल्व करेंगे तो हम टिक कैसे लगा पाएंगे? क्लियर? समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला होता है पहली संख्या मल्टीप्लाई बाई दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ। इसका मतलब क्या होता है कि कोई दो संख्या, मतलब पहली संख्या होगी और दूसरी संख्या का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होना चाहिए। बात क्लियर हुई होगी। यही हमने किया है, पहली संख्या का गुणनफल और दूसरी संख्या का गुणनफल, इन दोनों का HCF और इसका LCM दोनों के बराबर होगा। मतलब बराबर रख लिया, उसके बाद सॉल्व किया तो हमारा के की वैल्यू कितनी आई? 1650। क्लियर हुई होगी। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। नंबर 2 कह रहा है हमारा कि अपरिमेय संख्या क्या है। देखो हमने आपको पहले ही बताया था कि परमेय अपरमेय क्या होती है। परमेय संख्या वो होती है जो P/Q की फॉर्म में हो, और अपरमेय संख्या वो होती है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती। ठीक है, और रिपीटेशन भी न दें तो वो अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो इसमें देखो क्या करना है हमें, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो ये तो परमेय हो गई। ठीक है, ये भी परमेय हो गई, और ये P/Q की फॉर्म में, तो ये भी परमेय हो गई। हमें केवल कौन सी छांटनी है? अपरमेय छांटनी है। तो अपरमेय संख्या कौन सी हो गई? ये वाली, क्योंकि हमने आपको पहले बताया था कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये कैसी होगी? अपरमेय संख्या होगी। ये परफेक्ट स्क्वायर परमेय, ये परफेक्ट स्क्वायर परमेय, और ये P/Q की फॉर्म में है, तो ये कैसी होगी? अपरमेय संख्या होगी। क्लियर? हमने उस दिन ही बताया था, पिछली वाली अगर पीछे वाली वीडियोस अगर नहीं देखी हो तो वो भी देख लेना। तो उन दोनों को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा परमेय और अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि रूट टू और 2 प्लस रूट 2 का गुणनफल होगा। तो ऐसे तो हमें नहीं मालूम, तो पहली बात तो हम दोनों को इनका गुणनफल करते हैं। तो रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस रूट 2, इन दोनों का गुणनफल क्या होगा? एक परमेय होगा, मतलब एक अपरमेय होगा, या परमेय होगा, पूर्णांक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। चेक करते हैं। रूट 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं 2 में करूंगा तो क्या होगा? 2√2, क्योंकि ये गुणा में है, हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई में इसमें करूंगा तो हो जाएगा 2। ठीक है, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन भी ले लूंगा तो क्या बचेगा? रूट 2 प्लस 1। ठीक है, और ये क्या है? ये होगी एक अपरिमेय। कौन सी संख्या होगी? अपरमेय। ठीक है, क्लियर हुई होगी, क्योंकि रूट 2 आ रहा है इसमें, तो ये अपरमेय संख्या होगी। तो हम कह सकते हैं ये एक कैसी होगी? अपरमेय संख्या होगी।
ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये है विजिबल है या नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से परमेय होगी। तो इनमें से ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमें छांटनी है परमेय संख्या कौन सी है। तो देखो यहाँ पे रूट में 3 है, रूट में 5 है, तो हमने क्या बताया था, जो रूट में संख्या होती है वो परमेय होगी। मतलब कौन सी होगी, सॉरी, हाँ वो कैसी होगी, अपरमेय होगी। और हमें छांटनी कौन सी है, परमेय संख्या छांटनी है। तो ये तो अपरमेय हो गई, अपरमेय से रहे। अब ये वाली तीसरी वाली देखते हैं हम, √2 और इंटू √2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट में 14 हो जाएगा, मतलब रूट में 14 हो जाएगा। और ये जो संख्या होगी वो कैसी होगी, अपरमेय होगी। और √12 ना तो परफेक्ट स्क्वायर है ना √14 परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये दोनों कैसी होंगी, अपरमेय होंगी। कैसी होंगी, अपरमेय। अब आ जाते हैं हम इसकी बात करते हैं इस संख्या की, ये क्या है, तो √5 और माइनस का √7 और √5 प्लस √7, तो इसको बताना है ये परमेय है या अपरमेय। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो एक हमने एक फॉर्मूला होता है, हमारा ये कि a² माइनस b² का मतलब होता है एक में जोड़ना और एक में घटाना। तो ये देखो सेम लिखा हुआ है, एक में जोड़ना एक में घटाना, तो क्या होगा, √5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। अब मैं 5 √5 का स्क्वायर अगर करूंगा तो 5 आएगा, √7 का अगर स्क्वायर करूंगा तो 7 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, -2। और -2 एक कैसी होती है, परमेय संख्या होती है। कैसी होती है, परमेय संख्या होती है। इतनी बात क्लियर हुई होगी। अगर ये चीज समझ में नहीं आई है कैसे आया, तो मैं इसको एक और तरीका है उस तरीके से बता देता हूँ। तो देखो √5 माइनस का √7 और √5 और प्लस का √7, ठीक है, मेरे को मल्टीप्लाई करना होगा। √5 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 आता है। कहने का मतलब ऐसे कर लो, √5 का मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो 25 अगर मैं कर सकता हूँ, 25 कर ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि √5 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मैंने कर लिया। एक तरीका वैसा भी है। तो ये हो गया। अब √5 का √7 में करूंगा तो प्लस का कितना हो जाएगा, रूट का 35। ठीक है, अब इसका इसमें करूंगा तो माइनस प्लस माइनस के √35। ठीक है, और √7 का √7 में करूंगा तो माइनस प्लस माइनस का कितना हो गया, 7 ऐसे कर लो। अब ये माइनस का प्लस का कट जाएगा। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो इसका कितना निकल के आएगा, 5। अगर मैं और वैसे तरीके से करना चाहूँ तो 5 का स्क्वायर है, ठीक है, माइनस यहाँ पे 7 का स्क्वायर है, और इस स्क्वायर से ये रूट हट गया, इस स्क्वायर से ये रूट हट गया, तो 5 माइनस का 7 बराबर माइनस का 2। और माइनस का 2 एक कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। कैसी है, परमेय। तो देखो ऐसे भी समझ में आया होगा, अगर ऐसे नहीं आया तो ऐसे आया होगा, ऐसे नहीं आया होगा समझ में तो ऐसे आया होगा। ठीक है, अब इतना क्लियर होगा, अब तो समझ में आया होगा सवाल। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में परमेय संख्या होगी। अब इनमें से हमें ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमें छांटनी है कौन सी संख्या परमेय है। ठीक है, हमें परमेय बतानी है। अब देखो एक चीज होती है, जैसे मान लो अगर कोई संख्या है और डिवाइड करने के बाद रिपीटेशन नहीं दे रही, तो वो कैसी होगी, अपरमेय होगी। कैसी होती है, अपरमेय संख्या होती है। और जो डिवाइड करने के बाद अगर रिपीटेशन बार बार वही आ रहा है, तो वो संख्या कैसी होती है, परमेय संख्या होती है। कैसी होती है, परमेय। क्लियर हुई होगी इतनी बात। अब देखो यहाँ पे ये रिपीटेशन नहीं आ रहा, तो ये अपरमेय होगी। √7 हमें पहले ही पता है कि अपरमेय होती है। √12 हमें ये भी पता है कि ये अपरमेय होती है। अब देखो पॉइंट के बाद ये रिपीटेशन आ रहा है 73 73 73, तो ये रिपीटेशन आ रहा है, तो ये कैसी होगी, ये परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। ठीक है, होगी। क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आया होगा ना। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि संख्याओं में, मतलब संख्या 175 और 91 का एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ इन 4 ऑप्शन में से एक होगा, तो हमें 175 और 91 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 175 और 91। देखो दो तरीके हैं, एक तो मैं ऐसा नंबर सोचूंगा, ऐसी संख्या सोचूंगा जो कि उसी से दोनों में डिवाइड चला जाए,
या एक और तरीका है, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 तिया 15, बचा 2 और पचम 25, फिर 5 से 5 सत्ते 35 और 7 से एक बार। अब मैं 91 को डिवाइड करूंगा तो 7 से करूंगा 13 सत्ते 91, 13 बार कट गया और 13 से एक बार। अब मेरे पास जो 175 के जो फैक्टर आए हैं वो कितना है, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, और 91 के जो फैक्टर आए हैं वो कितने हैं, 7 मल्टीप्लाई बाई 13। ठीक है, अब HCF निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या होता है, जो कॉमन मिलता है ना वो HCF होता है। अब कॉमन क्या मिल रहा है मेरे पास, दोनों में 7 है, ये यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, दोनों में 7 है ना, तो क्या करते हैं बहुत, मतलब इसमें क्या होता है कि एक ही बार 7 लिया जाता है, इसका HCF होगा, क्या होगा, 7 होगा। बात क्लियर हुई होगी। देखो 5 इसमें नहीं है, 13 इसमें है, इसमें नहीं है, तो जो मिल रहा है 7 ही, 7 ही मिल रहा है, वही हमारा HCF होगा। बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है, दूसरा वाला। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा मतलब आंसर ठीक है। क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना, पक्का। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, यदि LCM 3563 का 315 है तो HCF 3563 का होगा। ऑप्शन ही दिए रखे हैं, ऑप्शन है इसमें कितने हैं, 5 है, पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन 7 है, और तीसरा ऑप्शन है हमारा 9, तीसरा ऑप्शन 9 है, ठीक है, और चौथा ऑप्शन होगा, चौथा ऑप्शन है हमारा 25, चौथा 25 ही है, नहीं चौथा ऑप्शन है हमारा 11। ठीक है, तो सवाल मैंने पूरा नहीं लिख पाया था लेकिन अब मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन एलसीएम तो इसका ये दे रखा है, लेकिन मुझे इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के लिए अभी जो किया था ना पिछले वाले सवाल में वही करना पड़ेगा। तो 35 के और 63, तो क्या करना पड़ेगा, मैं 35 के फैक्टर कर ले रहा हूँ, 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 सत्ते 35 और 7 से डिवाइड करूंगा तो एक बार। ठीक है, यहाँ भी अगर मैं डिवाइड करूँ तो 3 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, फिर 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 7 21 और 7 से डिवाइड करूंगा तो 1। ठीक है, अब मेरे पास 35 के जो फैक्टर हैं वो कितना है, 5 मल्टीप्लाई बाई 7। अब 63 के जो फैक्टर हैं वो कितने हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अब मेरे को चाहिए क्या था, HCF, HCF क्या होगा, जो कॉमन मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है, तो इसका भी जो HCF होगा वो क्या होगा, 1 होगा, वो सॉरी कितना होगा, 7 होगा, कितना होगा 7। तो क्वेश्चन नंबर मतलब आंसर हमारा ऑप्शन दूसरा ठीक है। क्लियर हुआ होगा, है ना। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 8 कह रहा है कि संख्या n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होती है यदि n है 1। अब n एक पूर्णांक है, n एक प्राकृतिक है, n एक विषम है, या n एक सम संख्या है। तो देखो n स्क्वायर माइनस 1 की बात कर रहा है और ये 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, 8 से क्या होनी चाहिए, डिविजिबल होनी चाहिए। अगर हम तो हम मान सकते हैं कि n बराबर, अगर हमें प्राकृतिक संख्या लेनी है, पूर्णांक लेने हैं, तो क्या कर सकते हैं, तो n बराबर हम 1 2 3 4 5 प्राकृतिक होती हैं। ठीक है, अगर हम रखना चाहें कुछ भी संख्या, तो अगर मैं n की वैल्यू 2 रख दूं तो 2 अगर रखता हूं, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 और 3 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये गलत, ये नहीं होगा। 4 रखता हूं तो 4 चक 16, 16 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 15, और 15 8 से कटेगा नहीं। ठीक है, ये भी नहीं होगा। अगर मैं 5 रखता हूं तो बचम 25 और माइनस 1 तो हो गया 24, और 24 8 से डिविजिबल है। देखो पहली बात तो प्राकृतिक संख्या यहाँ तक तो नहीं है, तो प्राकृतिक संख्या का मतलब ये था कि और ज्यादा भी रख भी सकते थे, 4 क्यों नहीं है, प्राकृतिक अगर रख रहे होते तो 4 भी रखे 8 से डिविजिबल होता। तो ये तो प्राकृतिक वाला तो नहीं कर सकते हम, लेकिन अब ये बोल रहा है कि विषम संख्या है। अब विषम में क्या होती है हमारी, देखो विषम संख्या अगर हम लेते हैं तो 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11, ये विषम संख्या हो गई। अब इनमें से कोई सी रख के देखते हैं। देखो 3 तो छोटा पहुंच जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, हाँ ये तो काम बन जाएगा। देखो n स्क्वायर माइनस 1, एन की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, 8 से
8 कट जाएगा, 8 एकम 8 एक बारी। अब n की वैल्यू में 5 रख के देख सकता हूँ, तो 5 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 5 रखनी पड़ेगी, 5 का स्क्वायर माइनस 1, तो कितना हो गया 25 माइनस का 1 बट्टे 8, ये कितना हो गया 24 बट्टे 8, तो ये 8 दिया 24, ये भी कट जाएगा। 7 रख के देख सकता हूँ, तो 7 का स्क्वायर अगर मैं कर लूँ, 7 का स्क्वायर माइनस 1 बट्टे 8, देखते हैं कटेगा या नहीं। तो सत्तू सत्तू 49 माइनस 1 बट्टे 8, तो 49 में से 1 गया तो 48 बट्टे 8, तो 8 छिंगे 48। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर मैं विषम संख्या रखूं, n बराबर विषम रखूं, तो ये 8 से डिविजिबल है। इतनी बात समझ में आई होगी। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3, जो कि एक विषम संख्या हम रखेंगे तब हमारा क्या है 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि 65 और 117 के HCF को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान बता दो। तो देखो क्या करना पड़ेगा, मुझे 65 और 117 का HCF इसके बराबर रखना पड़ेगा। तो क्या कर सकता हूं मैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से ही 65m माइनस 117 बराबर, इधर HCF इसका 65 और 117 का, तो 65 और 117 का अगर मैं HCF निकालूं तो ऐसी संख्या से डिवाइड करके देख लूं जो पूरा पूरा कट जाए। 13 पंजे 65 और 13 निम्मा 117, तो 13 पंजे 65 और 13 निम्मा 117। मैंने बोला था ना ऐसी संख्या चुनो जो एक से उसी संख्या से दोनों में डिवाइड हो जाए, वो उसका HCF निकल आएगा। ठीक है, तो 13 से दोनों में डिवाइड हो जाएगा ना, तो 13 पंजे 65 और 13 निम्मा 117, तो 13 इसका क्या हो गया HCF हो गया। बाकी अब डिवाइड होगा नहीं, ऐसी संख्या कोई है नहीं जो दोनों में डिवाइड हो जाए, तो इसका जो HCF आया वो 13 आ गया। ठीक है, अब क्या कर सकता हूँ मैं, ये माइनस का है, अब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 65m बराबर 13, अब 117 इधर जाएगा तो प्लस का 117 हो जाएगा, तो 65m बराबर ये हो जाएगा 10 और 3 और 2। ठीक है, 13 बोले तो हो जाएगा एक, नहीं एक हो जाएगा ये। ठीक है, कितना हो गया 130 हो जाएगा। अब क्या होगा, ये गुणा में है तो कहाँ आएगा, बट्टे में आएगा, तो m बराबर 130 बट्टे 65। ठीक है, अब मैं काटना चाहूँ तो 13 एक कम 13 और 13 पंजे 65 और 5 दूनी 10, तो ठीक है, तो m की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 2, मेरे पास m की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, क्योंकि इसका HCF इसके बराबर रखना था। एलसीएम होता तो हम एलसीएम इसके बराबर रखते। ठीक है, HCF की बात कर रहा था तो हमने उसके बराबर HCF रखा, और HCF रखने के बाद ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो दोनों जोड़ दिए 130 हो गए। अब मैं ये गुणा में है तो बट्टे में आएगा, 13 से हमने काट दिया 13 पंजे 65 और 5 दूनी 10, तो m की वैल्यू आ गई 2। क्लियर हुआ होगा, ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा हुआ है सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर, 70 को भी डिवाइड करे और 125 को भी डिवाइड करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सी होगी जो इनमें से डिवाइड करने पर शेषफल 5 प्राप्त हो और एक में 8 प्राप्त हो। देखो ऐसे सवाल हम कैसे करते हैं, तो ये 70 दे रखा है और 125 दे रखा है, तो देखो ये बोल रहा है कि क्रमशः है, तो मतलब कि शेष इसमें से बचेगा तो 5 में इसमें से घटाऊंगा, और शेषफल इसमें से घट रहा है तो 8 इसमें से घटाऊंगा। इसमें से घटेगा तो 65 आएगा, इसमें से घटेगा तो कितना आएगा 117 आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये बोलता है ना कि क्रमशः इतना बचे, या ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी कौन सी होगी कि जोड़ने पर मतलब कि शेषफल इतने बराबर होना चाहिए, तो ऐसे कई प्रकार के सवाल होते हैं। तो इनको करने का तरीका ये है ऐसे सवालों का कि अगर शेषफल क्रमशः जो बता रहा है वो सब शेषफल पहले से इनमें से घटा दो, उसके बाद हम इसका HCF ले लेंगे। क्या ले लेंगे, HCF निकाल लेंगे। अब क्या करना पड़ेगा, 65 और 117 का मुझे HCF, क्योंकि मुझे बड़ी से बड़ी संख्या पूछी थी ना, तो बड़ी से बड़ी संख्या इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF ही निकालना पड़ेगा। क्लियर बात समझ में आ रही होगी। तो हम इसका HCF लेते हैं, तो अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 13 बार डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और 13 से डिवाइड करूंगा तो एक बार। अब 117 को डिवाइड करूंगा तो 13 से डिवाइड करूंगा तो 9 बारी, और 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 बारी,
और 3 से डिवाइड करूंगा तो 1। ठीक है, तो 65 के जो फैक्टर हो गए वो हो गए 5 मल्टीप्लाई बाई 13, और 117 का जो फैक्टर हुए हैं वो 13 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब मुझे इसका HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए अब क्या कॉमन क्या मिल रहा है, केवल और केवल 13, बाकी 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है। तो HCF वो कितना आया मेरा 13। तो यही जो सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से डिवाइड करने पर एक में 5 शेषफल देगी और इसमें डिवाइड करेंगे तो 8 शेषफल देगी। ठीक है, तो आंसर तो हमारा 13 हो गया। जैसे अगर चेक कर लेते हैं तो 70 में अगर मैं 13 से डिवाइड कर देता हूं तो 13 पंजे 65, तो कितना आया 5, ये क्या हो गया हमारा शेष। ठीक है, अगला 125 में दे दूं मैं 13 से ही डिवाइड 125, तो 13 निम्मा 117, 117 यहाँ से ली धाई 15 हो गया, 15 में से 7 गया 8 बचा, यहाँ एक एक 0, यहाँ भी 0, तो शेष यहाँ कितना बच गया, शेष बच गया यहाँ पे 8। बात समझ में आई। तो दोनों क्वेश्चन मतलब चेक भी कर लिया कि हाँ सही आंसर है नहीं, वैसे तो ठीक ही था लेकिन हमने आपके तसल्ली के लिए बता दिया कि हाँ ये क्लियर है। ठीक है, ये समझ में आया होगा क्लियरली। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 कह रहा है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b को a बराबर एक्स क्यू वाई स्क्वायर और b बराबर एक्स वाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाए जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तो HCF a, b है। तो मतलब कि a और b का हमें क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, HCF, क्योंकि बोल ही रहा है HCF निकालो a और b का। तो एक बराबर क्या दे रखा है, a बराबर है एक्स क्यू वाई स्क्वायर और b बराबर क्या है हमारे पास x और वाई क्यू। देखो इसके दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, HCF और LCM भी निकालना। थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, लेकिन मैं आसान तरीके से बता दूंगा जो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। a के जो फैक्टर हैं, a कितनी बार है 3, मतलब a को मैं 3 बार लिख सकता हूँ गुणा x, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो मैं दोबारा भी कर सकता हूँ ये और वैसे भी कर सकता हूँ। अब y कितनी बार है, 2 बार, तो y मल्टीप्लाई बाई y। ठीक है, अब b के जो फैक्ट वो होंगे तो x एक मल्टीप्लाई बाई y कितनी 3 बार, तो y मल्टीप्लाई बाई y मल्टीप्लाई बाई y। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, HCF। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, जो कॉमन मिल जाए वही HCF होता है, जो कॉमन मिल जाए वही HCF। तो x एक मिल रहा है ना, तो एक x हो जाएगा, और x नहीं मिल रहा, अब एक ये वाला y मिल रहा है, ठीक है, तो एक y हो गया, और एक और y मिल रहा है, ये और ये है ना, एक और y हो गया। तो इसका जो HCF होगा x और y स्क्वायर होगा, ये हमारा HCF हो गया। क्लियर, बात समझ में आई होगी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक होगा, ये वाला। ठीक है, देखो इसके और भी तरीके, मतलब अब मैं एलसीएम निकालना चाहूं तो एलसीएम निकालना चाहूं, फिर एलसीएम में फिर सारे कॉमन आते हैं। देखो अब इस एलसीएम भी निकालना चाहेंगे तो वो ऐसे निकालते हैं कि जो मतलब ज्यादा बार आता है। देखो दो तरीके हैं। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है, देखो कि जो जितनी बड़ी संख्या है एलसीएम में बड़ा वाला मतलब एक्स क्यू, और इन दोनों में वाई कौन सा बड़ा है, ये वाला, तो वाई क्यू, ये तो एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ अगर हम निकालना चाहें तो छोटे छोटे वाले, तो x पे घात कम है, एक ही है, x में दोनों में तुलना करोगे तो कम घात इस पे है तो x, और y पे यहाँ पे कम है तो y स्क्वायर। बात समझ में आई। तो एलसीएम ऐसे निकाल लो और एचसीएफ ऐसे निकाल लो। ठीक है, और ऐसे अगर हम एलसीएम निकालना चाहें इस तरीके से तो हम एलसीएम ऐसे निकालते हैं, जो होगा जो एक बार है वो भी लिया जाएगा, जो ज्यादा बार है वो भी लिया जाएगा। देखो कॉमन है, अच्छी बात, दो रह गए वो भी ले लिए जाएंगे, y दो कॉमन है लिख लो, एक रह गया वो भी ले लिया जाएगा। अब मल्टीप्लाई 3x x पे q और y पर q। समझ में आई होगी बात। ठीक है, गुणा का निशान लगाना चाहो तो लगा दो, नहीं तो नहीं। क्लियर हुई होगी। अब हम इससे एलसीएम भी निकाल सकते हैं और एचसीएफ निकाल सकते हैं। मतलब एचसीएफ निकालने के लिए क्या होता है, जिस पे घात कम होती है वो ले लिया जाएगा दोनों में से। ठीक है, और एलसीएम निकालने के लिए जिस पे घात ज्यादा होती है वो उठा लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ में ये है डिफरेंस। आराम से आया होगा समझ में। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है यदि दो धनात्मक पूर्णांक p और q को p बराबर ए बी स्क्वायर और q बराबर ए क्यू बी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां p और q अभाज्य संख्या हैं तो एलसीएम निकालो। तो हमने पिछले सवाल में भी आपको बताया था कि आसान तरीका अगर p और q का इसका एलसीएम और लासा निकालने के लिए हमने शॉर्ट भी बताया था और लॉन्ग भी बताया था। दोनों तरीके हम फिर डिस्कशन करेंगे जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखो, तो हमारा p की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो a और b स्क्वायर और q बराबर कितना दे रखा है, ए क्यू और बी। ठीक है, हमने एलसीएम निकालें। एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या बताया था, जिस पे ज्यादा घात है वो एलसीएम में ले लिया जाता है। तो ए पर कितनी है, 3 घात, ऊपर वाला नहीं लेंगे हम, और बी पर ऊपर वाले पे ज्यादा है, बी स्क्वायर है, तो हम एलसीएम हमारा ये हो गया। ठीक है, और हम उसी तरीके से एचसीएफ अगर निकालना चाहें, एचसीएफ अगर हम निकालना चाहेंगे तो कम किस पे है, ए पर है, यहाँ पे कम किस पे है, बी पर। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो तो ए बी हो गया, एलसीएम हो गया वो ए क्यू और बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगर हम इसको लॉन्ग तरीके से निकालना चाहें फिर वो निकालेंगे जरूर हम। देखो p बराबर ए को मैं एक बार लिखूंगा, b पे स्क्वायर है तो मैं इसको 2 बार लिख सकता हूँ, q के जो फैक्टर होंगे a को मैं 3 बार लिख सकता हूँ, ठीक है, और b को मैं 1 बार लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे को अगर मैं एलसीएम निकालना चाहूँ तो एलसीएम अगर मैं निकालूं तो इसमें जो कॉमन है वो भी लिया जाता है, जो रह जाता है वो भी लिया जाता है। क्लियर हुआ। तो ए कॉमन है, ए ले लो, ठीक है, और 2 भी रह गई नीचे तो ये दोनों लेनी पड़ेंगी। ठीक, बी कॉमन है, एक ले ली, एक रह गई ऊपर वो भी ले लो। ठीक है, तो ए क्यू और बी स्क्वायर। ठीक है, आ गया ना एलसीएम। अब मेरे को एचसीएफ अगर निकालना है, एचसीएफ अगर मैं निकालूं जिसमें जो कॉमन है वही लेना है, ए स्क्वायर हो गया, नहीं ए स्क्वायर नहीं होगा, केवल ए होगा। ठीक है, कॉमन है वो ले लिया, ए हो गया, और बी कॉमन है, ये बी कॉमन है, केवल बी ले लिया, तो क्या होगा, ए और बी। बात समझ में आई। देखो ये भी मैंने बता दिया और इस तरीके से बता दिया, तो आपको दोनों तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। पिछले बारे में हमने डिस्कशन किया था पिछले सवाल में और इसमें भी। ठीक है, क्लियर अच्छे से हुआ होगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 का 2, देखो एक वो पिछले वाला जो किया था वो 12 का 1 था, इसके क्वेश्चन नंबर 12 में 2 सवाल हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो हम सेकंड वाला करते हैं। दो संख्याओं ए और बी का एचसीएफ 5 है, उनका एलसीएम 200 है, ए और बी का गुणनफल होगा। देखो हमने एक फॉर्मूला लिखा था आपके, मतलब पिछले सवाल में लिखा था, उससे पिछले वाले में क्या था, पहली संख्या मल्टीप्लाई बाई दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, हमने यही तो फॉर्मूला लिखा था। इसमें क्या है, देखो पहली संख्या का गुणा और दूसरी संख्या का गुणा करेंगे तो उनका लासा और मासा दोनों का मल्टीप्लाई और पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल के दोनों को क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। तो यही देखना है। देखो पहली संख्या हमारी बोल रहा है ना ए और बी का गुणनफल क्या होगा, तो हमने पहली संख्या ए मान ले रहे क्योंकि है ही, दे ही रखी है यहाँ पे, तो पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी, दोनों का गुणनफल की बात कर रहा था, गुणनफल की बात कर रहा है। तो हमारा लासा कितना है, 200, लासा कितना है 200, और मासा कितना है, एचसीएफ कितना है 5। तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा ए इंटू बी कितना होगा, 5 दूनी 10, बोले तो 1000 होगा। कितना होगा, 1000। समझ में आया होगा। फॉर्मूला ये वही वाला है जो हमने पिछले सवाल में लिखा था कि मतलब पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा, ये दोनों बराबर होती हैं। ठीक है, क्लियर। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन आंसर ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक शून्योत्तर परमीय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव मतलब कैसा होता है, सदैव अपरिमेय होगा, सदैव परमीय होगा, परमेय या अपरिमेय होगा, या फिर एक होगा। देखो अब शून्योत्तर का मतलब क्या होता है, शून्योत्तर परमीय संख्या कि जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख जाए, जैसे जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख जाए, जैसे मैं 5/6 ले रहा हूँ, जो भी मन है हमारा। और एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या तो हमें पता ही है, रूट में कोई सी ले लो, √2। अब इसका अगर मैं दोनों का गुणनफल कर दूं तो क्या हो जाएगा, √5/6 इंटू √2, यही तो हो गई। अब ये क्या होती है, ये एक कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। कैसी होगी, अपरिमेय संख्या। और कैसे, सदैव कैसी होगी,
सदैव अपरिमेय संख्या होती है। ये बात क्लियर हुई होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बात समझ में आई। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि 1 से 10 तक की संख्याओं, मतलब दोनों सम्मिलित होनी चाहिए, में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या, मतलब कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं से विभाज्य ऐसी कोई संख्या लिखो जो 1 से भी कटे, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6, 7, 8, 9, 10 तक सबसे कट जाए, ऐसी कोई संख्या बताओ। तो हमें ऐसे में क्या करना पड़ेगा, न्यूनतम पूछी है तो ऐसे में हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, जो कि 1 से लेके 10 तक का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एक तो कोई मतलब ही नहीं है, एक को तो हम वैसे ही हटा दे रहे हैं। अब मैं 2 से अगर डिवाइड कर दूं तो 2, 1, 3 कटेगा नहीं, 2, 5 कटेगा नहीं, 3, 7 कटेगा नहीं, 4, 9 कटेगा नहीं और 5, ठीक है। अब मैं फिर 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, 1, 3 कटेगा नहीं, 1, 5 कटेगा नहीं, 3, 7 कटेगा नहीं, 2, ठीक है, और 9 और 5, ठीक है। फिर एक और बार रह गया ना 2, तो 2 से और डिवाइड कर दे रहा हूँ, 1, 3 कटेगा नहीं, 1, 5 कटेगा नहीं, 3, 7 कटेगा नहीं, 1, 9 और 5। अब मैं सीधा और सीधा 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, 3 से 1, 1, 1, 5, 1, 7, ठीक है, 1, 3 और 5। एक और 3 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, 3, 1, 1, 1, 5, 1, 7, 1, 1 और 5। मैं सीधा 5 से 1, 1, 1, तो यहाँ भी 1 आ गया, 1, 7, 1, 1 और 1, ठीक है। अब सीधा 7 से नीचे 1, 1 आना चाहिए होता है, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 और 1, ठीक है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने के लिए देखो, 5 दिया 15, ऐसे नहीं करते तो मैं लिख दे रहा हूँ पहले, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 3, 3, 5 और 7, ठीक है, कर दो। 5 दिया 15, 15 दिया 45, दूनी 90, 9 दूनी 18, 180, 18 दूनी 36, 36 मतलब 360, 360 और मल्टीप्लाई बाई 7, मल्टीप्लाई बाई 7 करो, 0, 7 छिंग 42, 4 7 21 और 4 25, तो आंसर कितना आया हमारा, 25, 20, ठीक है। ये ऐसी संख्या है जो 1 से भी कटेगी, 2 से भी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सबसे डिविजिबल होगी और छोटी से छोटी है, इससे छोटी बन नहीं सकती। तो आंसर कौन सा होगा हमारा, चौथा वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 कह रहा है सबसे छोटी संयुक्त संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या के एचसीएफ का अनुपात उसके एलसीएम से है। तो देखो, संयुक्त संख्या का मतलब होता है, देखो संयुक्त संख्या वो होती है जो एक भाज्य संख्या होगी। संयुक्त संख्या का मतलब होता है जो भाज्य हो, क्या हो, भाज्य, ठीक है, क्या होनी चाहिए, भाज्य। और भाज्य सबसे छोटी जो भाज्य संख्या वो कौन सी होगी, 4 होगी। कैसी होगी, 4, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है, तो हमें बोला है सबसे पहले संयुक्त संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2। अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक है, सबसे छोटी। अब इसका सबसे पहले तो हमें एचसीएफ निकालना है। अब 4 और 2 का जो एचसीएफ होगा वो होगा हमारा 2 होगा। अब 4 और 2 का फिर एलसीएम होगा, वो कितना होगा, 4, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ तो जानते होगे ना, इतना तो आसान सा है। तो अब हमें इसका अनुपात निकालना है, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 1:2, क्लियर, समझ में आया होगा। संयुक्त संख्या का मतलब ही होता है भाज्य संख्या, क्लियर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये अब तुमको एक्सरसाइज कितनी कैसी लगी, समझ में आया है या नहीं आया है, तो कमेंट करके बता सकते हैं और हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और आज बोर्ड पर थोड़ा शायद कम विजिबल होगा क्योंकि आज हमारी एक लाइट खराब हो चुकी है, तो हम सोच रहे थे कि वीडियो ना बनाए, लेकिन हमने फिर भी वीडियो बना दी, ठीक है। तो कमेंट में बताएं आप कि कैसा लग रहा है पढ़ने में।